दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। पिछले वीक हमने देखा था एक कॉमन कंडीशन जिसे रूमिनल इम्पैक्शन या आप कह लीजिए पैरालिटिक इलियस या बंद लगना जाना जिसे कहते हैं, उसके कॉज के बारे में हमने अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जब बंद लग जाता है, खास करके एडवांस प्रेगनेंसी में जहाँ पैरालिटिक इलियस रहता है, यानी कि जीआई मोटिलिटी आप कह लीजिए या रूमनो रेटिकुलर मोटिलिटी और इंटेस्टिनल मोटिलिटी जब हैम्पर हो जाती है, तो इसके चलते जब बंद लगता है तो उसका इलाज कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमने बताया कि जो ये प्रॉब्लम है मेनली एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में कॉमन है, और वहाँ पे जो कॉज मैंने बताया था, एक तो हाइपोकैल्सीमिया बताया था, दूसरा हाइपोकैलीमिया यानी कि पोटेशियम लेवल कम हो जाए, जो कि अक्सर आइसोफ्लूपेडॉन के इस्तेमाल के कारण होता है, या आप डेक्सट्रोज सॉल्यूशन चढ़ाते हैं, उसके चलते पोटेशियम की शिफ्टिंग होती है और रेटिकुलर मोटिलिटी की का इनहिबिशन होता है, गैस्ट्रिक सेंटर का इनहिबिशन होता है, उसके चलते रेटिकुलर मोटिलिटी कम होती है और पैरालिटिक इलियस हो जाता है और एनिमल गोबर नहीं करता है कई दिनों तक। तो ये सारी कॉज थे। इनमें से अब इनको टैकल कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो जैसे पहला, अगर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है तो हाइपोकैल्सीमिया की जब हम बात करते हैं तो आप एक शॉट कैल्शियम दे सकते हैं, बट यहाँ पे जब हाइपोकैल्सीमिया के चलते सिर्फ एस्टेसिस होती है तो वहाँ पे ओरल आयोनाइज कैल्शियम को प्रेफर करना चाहिए। आयोनाइज कैल्शियम ही देना आवश्यक है। आप नॉर्मल कैल्शियम सिरप जो आते हैं उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आयोनाइज कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, कैसे दूसरे कैल्शियम जो हैं वो एडवांस प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन आयोनाइज कैल्शियम देने से वो फीडबैक मैकेनिज्म ब्लॉक नहीं होता है। तो आप आयोनाइज कैल्शियम यहाँ पे देंगे। आयोनाइज कैल्शियम में मार्केट में दो तरह के प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड के नाम से रहता है और दूसरा जो है कैल्शियम प्रोपियोनेट के नाम से आता है। दोनों ही जेल फॉर्म में आते हैं। इसमें दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जो कैल्शियम प्रोपियोनेट है उसको कंपनियां ऐसे मार्केट करती हैं कि जैसे कि वो एनर्जी भी देता है और आयोनाइज कैल्शियम भी है, बट उसके एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है उस लेवल का, और उस क्विकनेस के साथ उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड क्विक एब्जॉर्ब होता है, बट इसका जो ड्रॉबैक है ये इरोजन करता है। जब आप पिलाते हैं तो माइल्ड इरिटेशन करता है, जिसे फेरेंजियल या आप कह लीजिए इसोफेजियल इरोजन होता है, जिसके चलते जो एनिमल है वो चारा छोड़ जाता है एक दो दिन के लिए। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट और नुकसान है। तो आपको एक शॉट यहाँ पे आयोनाइज कैल्शियम सिरप देना है। दूसरा जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है, अगर हम लोग बात करें तो एनिमल का जो बॉडी है, जो सेलुलर लेवल पे कैल्शियम का यूटिलाइजेशन होता है, वो भी ब्लड में जो कैल्शियम होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक आयोनाइज फॉर्म होता है और एक अनआयोनाइज यानी बाउंड फॉर्म में होता है। तो दोनों लगभग 50% के आसपास होते हैं। तो जो आयोनाइज फॉर्म ऑफ कैल्शियम है सिर्फ और सिर्फ वही सेलुलर लेवल पे यूटिलाइजेबल है और बायोलॉजिकली वो यूज़फुल है और वो यूटिलाइज होता है। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी अगर आप देते हैं जो ब्लड में कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में रहने के बाद भी उसे आयोनाइज होने से रोकता है, यानी उसका आयोनाइजेशन होने से रोकता है, तो नॉर्मल कैल्शियम होने के बाद भी वो यूटिलाइजेबल नहीं होगा और फिर वो एक तरह से हाइपोकैल्सीमिक स्टेट आएगा विदाउट कैल्शियम लेवल लो हुए भी। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जो आयोनाइजेशन को चेक करने वाले हैं, एक एंटीबायोटिक होता है जो अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का है, ये कैल्शियम का आयोनाइजेशन चेक कर देता है। इसलिए जब भी बंद लगा हो तो अगर आप एंटीबायोटिक तो वहाँ यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन हो गया, अमीकासिन हो गया,
इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप अल्कलाइज़र देते हैं तो वो भी जो कैल्शियम का आयनाइजेशन है उसको चेक कर देता है और फिर कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता है नॉर्मल लेवल होने के बाद भी। तो आप कोई भी जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है या ऐसी चीज़ ना दें जिससे कि उसका जो सिस्टेमिक अल्कोलोसिस होता हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा जो टारगेट था पोटेशियम लेवल लो होने का, अगर आइसोफ्लोपेराडोन लगा दिया गया है तो ओरली आपको पोटेशियम क्लोराइड देना चाहिए। लगातार आप मैक्सिमम 3 दिन तक पोटेशियम क्लोराइड दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको पोटेशियम क्लोराइड नहीं देना चाहिए, अदरवाइज उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पोटेशियम क्लोराइड को मॉर्निंग इवनिंग 3 दिन तक दे सकते हैं। या जो मैं कह रहा था कि जो मोटिलिटी है, रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी है, वो गैस्ट्रिक सेंटर को जो इनपुट्स हैं, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इनपुट्स हैं, उन पे डिपेंड करता है। यानी गैस्ट्रिक सेंटर से ही रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी और जीआई मोटिलिटी कंट्रोल होता है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो गैस्ट्रिक सेंटर को इनहिबिट करने वाले हैं। उनमें से पेन है, इन्फ्लामेशन है, हिस्टामिन है और हाइपरग्लाइसीमिया, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो आप रुमिनेंट्स में जानते हैं कि अगर उसे इन्फ्लामेशन है या पेन है या हिस्टामिन का ओवर रिलीज़ है, तो ये सारी चीज़ें उसकी रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी को चेक कर देंगी। तो इनको ब्लॉक करने के लिए आपको मेडिसिनल अप्रोच लेना पड़ेगा। तो पेन को अगर आपको या इन्फ्लामेशन को या साइटोकाइंस या ब्रैडिकाइंस जो प्रोड्यूस होते हैं उनको ब्लॉक करना है, तो बेस्ट वे है कि आप NSAIDs का इस्तेमाल करें। यहाँ पे फीवर नहीं रहेगा, फिर भी हम लोग इसमें रिकमेंड करते हैं कि आपको जो NSAIDs हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके आप मेलॉक्सिकाम का इस्तेमाल इस काम के लिए कर सकते हैं। दूसरा एंटीहिस्टामिनिक जैसे क्लोरफेनामिल मैलिएट जो आता है उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ज़्यादातर जो एनिमल इम्पैक्शन में रहता है या जो गोबर नहीं करता है उसमें हम लोग देखते हैं कि तमाम तरह के बल्क परगेटिव का इस्तेमाल होता है, जिसके चलते रुमिनल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फ्लूइडिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, बट उसमें मोटिलिटी नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपको उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी मोटिलिटी को प्रमोट करने के लिए उसके हाइड्रेशन स्टेटस को नॉर्मलाइज करना चाहिए। अगर एनिमल डिहाइड्रेटेड रहेगा तो फिर वहाँ पे रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी नहीं आएगी। तो आप उसको डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए जो बेस्ट सुटेबल फ्लूइड है वो नॉर्मल सलाइन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन क्या करता है, एक तो पोटेशियम की शिफ्टिंग कराता है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका बैलेंस नॉर्मलाइज करता है, और जब हाइड्रेशन स्टेटस नॉर्मल आएगा तो रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी के साथ साथ जीआई मोटिलिटी आ जाती है। तो आप नॉर्मल सलाइन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट जैसे RLO हो गया या लैक्टेट विद डेक्सट्रोज जो आते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। RL अगर आप देंगे तो वो अल्कलोसिस प्रोड्यूस करेगा, और जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर अल्कलोसिस होगी, सिस्टेमिक अल्कलोसिस होगी, तो कैल्शियम का आयनाइजेशन नहीं होगा और फिर कैल्शियम अपना फंक्शन पूरी तरह से नहीं करेगा। तो अल्कलोसिस नहीं करने देना है, बेहतर है कि आप एसिडिफायर्स दें। तो सिस्टेमिक एसिडिफायर के रूप में आप एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सोडियम एसिड फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम एसिड फॉस्फेट एक तो एसिडिफायर की तरह काम करता है, साथ ही साथ ये जब सिक्रीट होता है रूमेन में तो रूमेन माइक्रोफ्लोरा के ग्रोथ के लिए भी जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि उनके लिए प्रीबायोटिक है, और ये रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को एनर्जी देता है और फिर उनका ओवरग्रोथ होता है, फिर डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है। ये बॉडी के भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो आप सोडियम एसिड फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आप चाहें, जब अर्ली एकदम टू अर्ली है, तो वहाँ पे आप मैग्नीशियम सल्फेट शुरू में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर लेटर स्टेज है जहाँ पे आपको रूमन पूरा फुल दिख रहा है और फ्लूइडिटी दिख रही है, वहाँ कभी भी आपको मैग्नीशियम सल्फेट या कोई भी परगेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको इन्हांस करने के लिए और क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रुमिनाटोरिक्स आप दे सकते हैं, यानी कि रुमन की मोटिलिटी इन्हांसर्स जो हैं
उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो रुमेन की मोटिलिटी आ जाती है। तो रुमेनोटॉरिक्स में आपको नक्स वोमिका आता है या नक्स आता है, इसका इस्तेमाल करके रुमेन की मोटिलिटी को इन्हांस किया जा सकता है। इसी तरह से जिंजर पाउडर या जो सौंठ होता है या अदरक का एक्सट्रैक्ट होता है, वो रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी को इन्हांस करने में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी अच्छी से आती है। साथ ही साथ आप माइक्रोफ्लोरा के रूप में ईस्ट का यूज़ करते हैं। आजकल तमाम तरह की कंपनियां ईस्ट फार्मूलेशन बना रही हैं, तो उनको देंगे तो माइक्रोफ्लोरा भी वहाँ पे एक्टिवेट होगा। फिर वो जब माइक्रोफ्लोरा एक्टिवेट होगा तो डाइजेस्टिबिलिटी फूड की आ जाती है, और फिर एनिमल थोड़ा भी अगर मोटिलिटी आता है तो फिर वो अपने रुमिनेशन को स्टार्ट करता है और उसको धीरे धीरे करके उसकी जीआई मोटिलिटी आने लग जाती है। और भी रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी को इन्हांस करने वाली चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड या सिमेटिडीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटाक्लोप्रोमाइड जो है आप सबक्यूटेनियस रूट से यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस पर कई कंट्रोवर्सी है कि ये काम करता है, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि काम नहीं करता है। लेकिन मेटाक्लोप्रोमाइड मेरा जो एक्सपीरियंस है कि इस्तेमाल करने से बंद जो लगा होता है उसको खुलने में सहायता मिलते हैं। कुछ लोग नियोस्टिग्मिन जो पैरासिम्पैथोमेटिक ड्रग्स हैं उनके इस्तेमाल को मना करते हैं, लेकिन इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके इस्तेमाल के लिए रिस्क भी होता है, तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट आप देखते हुए, जैसे नियोस्टिग्मिन है, इसका 2.5 mg 45 kg के लिए सबक्यूटेनियस रूट से आप लगा सकते हैं, और फिर ये रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी को इन्हांस करने में बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ और तरीके हैं जिससे रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आप रूमिनल मसाज कर सकते हैं, यानी कि रूमेन को नीचे से आप अपने हाथों से ले करके ऊपर की तरफ अगर मसाज करेंगे तो रूमेन में मोटिलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आप वॉक पे ले जाते हैं, अगर भैंस है या गाय है और उसमें रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी नहीं है, तो जब वो चलती है तो जोल्टिंग होता है, डाइजेस्टर जो है वो जोल्ट करता है, और उसके जोल्टिंग के चलते जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर मोटिलिटी आती है। ये सारी चीज़ें करके आप जो रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी है उसको इन्हांस करेंगे। साथ ही साथ आपको ओरल इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स जो आते हैं उनके दो बेनिफिट हैं। एक तो वो थर्स्ट सेंटर को इन्हांस करेगा अगर आप ओरल इलेक्ट्रोलाइट देते हैं तो, और थर्ड सेंटर जब इन्हांस होगा तो वाटर इनटेक बढ़ेगा, और वाटर इनटेक बढ़ेगा तो डिहाइड्रेशन ओवरकम होगा, और एनिमल जब डिहाइड्रेटेड नहीं होगा तो उसकी जो रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी है और जीआई मोटिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो उसमें पोटेशियम भी रहता है, जो कि फिर उसको, या कैल्शियम भी थोड़ा सा रहता है। ये सारी चीज़ें उसके जीआई मोटिलिटी को इन्हांस करने में हेल्पफुल होता है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है जब भी आपके पास अगर कोई गाय या भैंस एडवांस स्टेज में इलियस के चलते जिसमें बंद लगा है आता है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके सिवाय आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि किस केस में क्या करना है और किस तरह से अप्रोच करना है। हर केस का अलग अलग अप्रोच होता है। ये जो मैंने बताया है ये सेट थेरेपी है, जिसका उसमें से कुछ को डिलीट करके या कुछ अपने भी आप ऐड करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।